नमस्ते। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आज हम एक यात्रा पर निकलेंगे। एक ऐसी यात्रा जो हमें समय के गलियारों में ले जाएगी। आज हम इतिहास की उन कहानियों की बात करेंगे, उन अनसुनी दास्तानों की चर्चा करेंगे जो समय की रेत में कहीं खो गईं, रेत की परतों के नीचे दबी, इतिहास के पन्नों से ओझल हो गईं। मिस्र, जिसकी भव्यता आज भी कायम है। मेसोपोटामिया, जहां सभ्यता का पहला सूर्योदय हुआ। सिंधु घाटी, इनकी कहानियां तो हम जानते हैं, इनके वैभव और पतन से हम परिचित हैं। लेकिन सोचिए, कितनी सभ्यताएं होंगी, कितनी संस्कृतियां होंगी जिनका नाम तक हम नहीं जानते, जिनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। कभी बाढ़ जो सब कुछ बहा ले गई, कभी युद्ध जिसने शहरों को राख में बदल दिया, कभी भूकंप। इन घटनाओं ने शहरों को मिटा दिया, जीवन को तहस नहस कर दिया। प्रकृति ने खंडहरों को ढक लिया जैसे कोई हरी चादर ओढ़ा दी हो। और सदियां बीत गईं, समय का पहिया घूमता रहा। लोग भूल गए कि वहां कभी कोई रहता था, कि कभी वहां जीवन हुआ करता था। ये खोई सभ्यताएं सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये तो इतिहास के मौन गवाह हैं, बल्कि हमारे जैसे इंसानों की हजारों साल पुरानी दास्तानें हैं। उनकी आशाएं, उनकी निराशाएं, उनके संघर्ष और उनकी उपलब्धियां हैं। हर सभ्यता की कहानी एक पहेली है, एक अनसुलझा रहस्य है, जिसमें हर सुराग हमें अतीत के करीब ले जाता है। हर खोज हमें सच्चाई के एक कदम और पास पहुंचाती है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि समय के सामने इंसान की बनाई चीजें भी क्षणिक हैं, कि भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं। जब हम इन सभ्यताओं की खोज करते हैं, जब हम इन खंडहरों को खोदते हैं, तो असल में अपने पूर्वजों और खुद को समझने की कोशिश करते हैं। हम अपनी जड़ों को तलाशते हैं। आज हम एक ऐसी ही खोई हुई सभ्यता की कहानी जानेंगे, एक ऐसी संस्कृति के बारे में जानेंगे जो सदियों तक गुमनाम रही। चीन की सांशिंग दुई। हजारों साल तक चीन के लोग भी इससे अनजान थे। यह सभ्यता उनकी स्मृति से पूरी तरह मिट चुकी थी। इसकी कला जो अपने समय से बहुत आगे थी, लोग जिनकी जीवन शैली रहस्यमय थी, रीति रिवाज इतने अनोखे थे, इतने असाधारण थे कि जब यह सभ्यता सामने आई तो सब हैरान रह गए। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। चलिए चलते हैं सिचुआन के उन मैदानों में जहां हरियाली दूर दूर तक फैली हुई है, जहां जमीन के नीचे एक रहस्यमयी दुनिया दफन थी, एक भूली हुई दुनिया इंतजार कर रही थी। जब हम प्राचीन चीन की बात करते हैं तो हमारे मन में एक विशाल और रहस्यमय भूमि की छवि उभरती है। यह एक ऐसी सभ्यता है जिसने सदियों से दुनिया को चकित किया है। तो शांग और झोउ राजवंशों की कहानियां सुनते हैं। हम उनके शानदार कलाकृतियों, जटिल राजनीतिक प्रणालियों और दार्शनिक विचारों के बारे में सीखते हैं, जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। हमें लगता है चीन की सभ्यता एक ही जगह से फैली, जैसे कि एक ही बीज से एक विशाल पेड़ उगा हो, जिसकी शाखाएं पूरे देश में फैली हो। लेकिन इतिहास हमेशा सीधा नहीं होता। अक्सर इतिहास की परतें हमें आश्चर्यचकित करती हैं और हमारी मान्यताओं को चुनौती देती हैं। सांशिंग दुई एक भूला हुआ अध्याय है, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छिपा हुआ था, जो लगभग 4000 साल पहले दक्षिण पश्चिम चीन में पनपी थी। यह उस समय की बात है जब चीन में शांग राजवंश का उदय हो रहा था। यांगजी नदी के किनारे बसी थी। इस नदी ने सभ्यता को जीवन दिया, उपजाऊ भूमि और परिवहन के साधन प्रदान किए। इसका मतलब था कि प्राचीन चीन में एक नहीं, कई सभ्यताएं थीं, जो एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में थीं और एक दूसरे को प्रभावित कर रही थीं। और वे एक दूसरे से अलग थीं। उनकी भाषाएं, रीति रिवाज और कला के रूप अलग अलग थे, जो उनकी अनूठी पहचान को दर्शाते थे। सांशिंग दुई का कोई जिक्र पुराने चीनी ग्रंथों में नहीं मिलता। यह एक ऐसा रहस्य है जो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को सदियों से परेशान कर रहा है। जैसे मानो यह सभ्यता कभी थी ही नहीं, जैसे कि यह इतिहास के पन्नों से गायब हो गई हो बिना कोई निशान छोड़े। अगर यह सभ्यता इतनी विकसित थी तो उसने निश्चित रूप से कुछ निशान छोड़े होंगे। तो इसका नाम इतिहास में क्यों नहीं है? क्या यह जानबूझकर मिटा दिया गया था, या इसके बारे में कभी पता ही नहीं चला? क्या इसे भुला दिया गया, या यह दुनिया से कटी हुई थी? क्या यह एक अलग थलग द्वीप की तरह थी जो बाकी दुनिया से अनजान थी? इस खोज ने चीन के इतिहास को नया रूप दिया। इसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम प्राचीन चीन के बारे में कितना जानते हैं। यह दिखाया कि चीन की जड़ें कई जगहों पर थीं। यह एक बहुसांस्कृतिक और बहुसभ्यता वाला देश था, जिसमें विभिन्न संस्कृतियां और सभ्यताएं एक साथ पनपी। सांशिंग दुई कांस्य युग की थी, एक ऐसा समय
जब धातु विज्ञान ने दुनिया को बदल दिया था। लेकिन इसकी कला और तकनीक चीन के बाकी हिस्सों से इतनी अलग थी कि यह एक अलग ही दुनिया से आई हुई लगती थी कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सभ्यता कहां से आई, इसका क्या हुआ और यह चीन के इतिहास में कैसे फिट बैठती है। हर बड़ी खोज के पीछे एक साधारण कहानी होती है। सांशिंगदुई की शुरुआत 1929 में एक किसान यान दाओचेंग के खेत से हुई। खेत में गड्ढा खोदते हुए उसे जेड के चमकीले नक्काशीदार टुकड़े मिले। उसे अंदाजा नहीं था कि उसने इतिहास का खजाना खोज निकाला है। गांव में यह बात फैली, कुछ ने जेड के टुकड़े बेच दिए। जानकारों को लगा ये किसी भूली हुई संस्कृति के हैं, लेकिन चीन की राजनीतिक उथल-पुथल के कारण खोज आगे नहीं बढ़ी। फिर 1986 में ईंट फैक्ट्री के मजदूरों को खुदाई में 2 बड़े बलि के गड्ढे मिले। इनमें कांसे की मूर्तियां, सोने के मुखौटे, हाथी दांत और हजारों कीमती चीजें थीं। यह खोज पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली थी। एक किसान के फावड़े से शुरू हुई यह कहानी आज भी जारी है। हर नई खुदाई के साथ नए रहस्य सामने आते हैं। सांशिंगदुई की खोज ने हमें एक ऐसी दुनिया के सामने ला खड़ा किया जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। यह कोई छोटा गांव नहीं, बल्कि 12 वर्ग किलोमीटर में फैला, दीवारों से घिरा विशाल शहर था। शहर के अंदर महल, घर, पूजा स्थल सब कुछ था। यहां के लोग खेती करते थे, जानवर पालते थे और एक संगठित समाज में रहते थे। लेकिन सबसे अनोखी थी इनकी कला और धार्मिक मान्यताएं। इनकी कलाकृतियां चीन की किसी भी दूसरी सभ्यता से मेल नहीं खाती। आज तक सांशिंगदुई की कोई लिखित भाषा नहीं मिली। उनकी कलाकृतियों पर कुछ निशान हैं, लेकिन उनका अर्थ कोई नहीं जानता। उनकी संस्कृति एक पहेली है। वे किन देवताओं की पूजा करते थे, समाज कैसा था, यह सब रहस्य है। उनकी दुनिया हमें जवाबों से ज्यादा सवाल देती है और सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने अतीत के बारे में कितना कम जानते हैं। सांशिंगदुई की कलाकृतियां देखकर कोई भी हैरान रह जाए। सबसे प्रसिद्ध हैं कांसे की विशाल मूर्तियां और मुखौटे। यहां मिली 8 फीट ऊंची इंसानी मूर्ति, पतली, लंबे हाथ, अजीब कपड़े, दुनिया की सबसे बड़ी कांस्य मूर्तियों में से एक है। एक और अद्भुत चीज है 13 फीट ऊंचा कांसे का पेड़, जिसकी शाखाओं पर फल और पक्षी बने हैं। यह शायद लोक कथाओं के फुसांग पेड़ का प्रतीक है। सोने के पतले मुखौटे, जिनमें से एक लगभग 84% सोने का है, भी यहां मिले। इनका रहस्य आज भी कायम है। यहां से सोने की छड़ें, जेड के हथियार, कांसे के जानवरों के सिर और हजारों छोटी छोटी कलाकृतियां भी मिली हैं। इनकी कला चीन के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है, एक अलौकिक रहस्यमयी भाव लिए हुए। सांशिंगदुई की कला उस खोई हुई सभ्यता की आत्मा की झलक है जो आज भी हमें अपनी ओर खींचती है। सांशिंगदुई की कलाकृतियों में सबसे अनोखी है और जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो हैं उनकी बड़ी उभरी हुई आंखें। ये आंखें सिर्फ आकार में ही बड़ी नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक रहस्य भी है। कुछ मूर्तियों की आंखें इतनी बाहर निकली है जैसे वे किसी और ही दुनिया से देख रही हो, कि वे एलियन जैसी लगती हैं। क्या सांशिंगदुई के लोग किसी और सभ्यता से प्रभावित थे, या फिर ये उनकी कल्पना का ही एक रूप था? आखिर ये आंखें क्यों? इनका क्या मतलब था? क्या ये सिर्फ सजावट थी या इनका कोई गहरा अर्थ था? एक सिद्धांत है कि ये देवताओं या अलौकिक शक्तियों का प्रतीक थीं। शायद ये उनकी सर्वज्ञता को दर्शाती थीं। शायद वे मानते थे कि उनके देवता सब कुछ देख सकते हैं, हर चीज पर नजर रख सकते हैं और कोई भी चीज उनसे छिपी नहीं है। हो सकता है ये आंखें किसी खास पुजारी या शमन की शक्तियों का प्रतीक रही हों, जो भविष्य देख सकते थे या आत्माओं से बात कर सकते थे। एक और विचार है कि ये मुखौटे अनुष्ठानों में पहने जाते थे, किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए। बड़ी आंखें बुरी आत्माओं को डराने या प्रभाव डालने के लिए बनाई गई हों, ताकि वे दूर रहें और लोगों को नुकसान न पहुंचाएं। कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे में, आग की रोशनी में कोई पुजारी ऐसा मुखौटा पहनकर नाच रहा हो, एक रहस्यमय और शक्तिशाली अनुष्ठान कर रहा हो। कितना रहस्यमयी दृश्य होता। यह दृश्य हमें सांशिंगदुई की संस्कृति की गहराई और जटिलता का एहसास कराता है। इन सब सिद्धांतों के बावजूद इन आंखों का असली रहस्य आज भी अनसुलझा है। ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये आंखें हमें याद दिलाती हैं कि प्राचीन दुनिया हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और विविध थी और अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है।
सान शिंग दुई का सबसे बड़ा रहस्य है उसका अचानक अंत। इतनी उन्नत सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? कोई ठोस सबूत नहीं कि यहां हमला हुआ या बड़ी लड़ाई हुई। तो लोग कहां गए और अपनी कीमती चीजें जमीन में क्यों दफना दी? एक सिद्धांत है, शायद कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आई हो, नदी का रास्ता बदल गया, पानी खत्म हुआ, लोग शहर छोड़ गए, या फिर कोई महामारी फैली जिससे आबादी खत्म हो गई। एक और विचार है, शायद आंतरिक संघर्ष या सत्ता की लड़ाई में समाज बिखर गया। बलि के गड्ढे शायद देवताओं को शांत करने या पवित्र चीजें सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए। सानशिंग दुई का अंत उसकी शुरुआत जितना ही रहस्यमयी है, शायद यह राज हमेशा के लिए दफन रहेगा। अब सुनिए सानशिंग दुई से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां। पहली है एलियन थ्योरी। इन अजीब मूर्तियों को देखकर कुछ लोगों ने कहा ये एलियंस के बनाए हुए हैं। वैज्ञानिक इसे नहीं मानते, लेकिन यह दिखाता है कि सानशिंग दुई की कला कितनी अनोखी है। जब जवाब नहीं मिलता तो कल्पना उड़ान भरती है, यही इस सभ्यता की खासियत है। दूसरी कहानी है हाल की खोज की 2021-22 में नए बलि के गड्ढों से हजारों कलाकृतियां मिली। इनमें एक कांसे का बक्सा मिला जिसके ऊपर कछुए का ढक्कन था और अंदर जेड की चीजें थीं। ये कांसे और जेड का अनोखा मेल था। ये खोज लाइव टीवी पर दिखाई गई। लोग सांसें रोके देख रहे थे कि जमीन के नीचे क्या छुपा है। सानशिंग दुई आज भी नए नए रहस्य दे रहा है। हर खोज एक नई उम्मीद है। आखिर हम इन खोई सभ्यताओं के बारे में क्यों जाने? ये हजारों साल पुरानी बातें आज हमारे लिए क्यों मायने रखती हैं? जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो सिर्फ इतिहास नहीं, इंसान होने की कहानी समझते हैं। ये सभ्यताएं दिखाती हैं कि दुनिया में सोचने और जीने के कई तरीके रहे हैं। सानशिंग दुई जैसी सभ्यताएं हमें विनम्र बनाती हैं। हम सब कुछ नहीं जानते और सीखना कभी खत्म नहीं होता। ये कहानियां बच्चों बड़ों को जासूस की तरह सोचने, सुराग जोड़ने और कल्पना करने की प्रेरणा देती हैं। वे सिखाती हैं कि कोई भी सभ्यता हमेशा के लिए नहीं रहती। प्रकृति और समय सबसे शक्तिशाली है। अंत में इन कहानियों में उम्मीद है। लोग चले जाते हैं, पर उनकी कला और दास्तानें जिंदा रहती हैं और हमें अपने अतीत की खोज के लिए बुलाती हैं।